सुहाग रात के दिन जब शोभा ने सौरभ को अपने करीब न आने दिया, न अपने आप को छूने दिया, वह बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उस रात को और ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। लेकिन उसी कमरे में बैठी शोभा की आंखों में चमक नहीं, बल्कि डर और असहजता साफ दिखाई दे रही थी। जब सौरभ ने धीरे से उसके पास आना चाहा, तो उसने अनजाने में ही खुद को समेट लिया, जैसे किसी अदृश्य दीवार के पीछे छिप जाना चाहती हो। उसके हाथों की कपकपी, सांसों की तेजी ये बता रही थी कि वह इस पल के लिए तैयार नहीं है। सौरभ ठिठक गया। उसके सपनों की वह रात अचानक सवालों से भर गई। क्या उससे कोई भूल हो गई थी, या शोभा किसी मजबूरी में फंस गई थी, या फिर उसके दिल में कोई ऐसा राज है जिसे वे आज तक खुद से भी कह नहीं पाई हो। उसने बेहद नरमी से शोभा का नाम लिया, उसकी आंखों में झांकते हुए, बिना किसी जल्दीबाजी के। बस इतना चाहा कि वह खुद को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन शोभा ने नजरें झुका ली। उसके होंठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती हो और शब्द साथ छोड़ गए हों। उस खामोशी में भी एक अजीब सी नजदीकी थी, जहां सौरभ का दिल उसके दर्द को छू रहा था और शोभा का मन उस विश्वास करने को चाह रहा था। सौरभ ने उसे छुआ नहीं, बस उसके पास बैठकर उसकी बेचैनी को महसूस किया। उस एक पल में उसके सारे सजे सवरे सपने जरूर टूट गए थे, लेकिन कहीं न कहीं एक नई मोहब्बत जन्म ले रही थी। ऐसी मोहब्बत जो शरीर से पहले आत्मा को समझना चाहती थी। फिर भी उस रात का अधूरापन, शोभा की अनकही घबराहट, वह छुपा हुआ राज सौरभ के दिल में एक ऐसी टीस छोड़ गया था जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकता था। और शायद यही वो तकलीफ थी जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। आज सौरभ और शोभा दोनों शादी के दूसरे दिन अपने बुआ के घर दावत पर गए थे, लेकिन इन दोनों की अभी सुहाग रात भी नहीं हुई थी, क्योंकि शोभा के साथ जो समस्या थी वह शर्म से सौरभ को नहीं बता पा रही थी। वहां दावत खाते समय शोभा के सारे कपड़े खराब हो रहे थे। वह टेबल पर बैठी अनकंफर्टेबल हो रही थी। जब वो उठी थी तो डर के मारे कांप गई थी, क्योंकि उसके सारे कपड़े एक सफ़ेद वाइट पानी से खराब हो चुका था। उसने आज तक इस समस्याओं के बारे में किसी से बात नहीं की थी और इस वक्त वह बहुत तकलीफ में थी। इसी समस्या की वजह से वह अपने पति से भी सुहागरात के दिन अलग कमरे में जाकर सो रही थी। लेकिन सौरभ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह न जाने क्या कुछ सोच रहा था। सौरभ, ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर बहुत चकरा रहा है, मुझे घर जाना है, शोभा ने घबराते हुए सौरभ से कहा। तो वह आंखें ऊपर करके उसे देखने लगा। शादी के बाद उनकी ये पहली दावत थी। सुनो, पहली बार तो मुझे ये सौरभ कहना बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पति हूँ और सबके सामने तुम मेरा नाम लेती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ ने अभी तक मेरे पापा का नाम नहीं लिया है, उनको मेरी माँ साहब कहकर बुलाती हैं, और तुम हो कि कल की दुल्हन मेरा नाम लेकर बुला रही हो। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे लगता है तुम बिना वजह घबरा रही हो। तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। सौरभ ने कुछ फिक्र से कहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। शोभा की आंखें भीग गई तो सौरभ परेशान हो गया। बुआ जी, हम 20 मिनट में वापस आते हैं। वह शोभा को लेकर गाड़ी में बैठ गया ताकि विश्वास दिला सके कि वह ठीक है। उसे देखकर अंदाजा हुआ कि शायद उसे पीरियड्स की समस्या है, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा और बहुत घबरा रही है। सौरभ ने नरमी से कहा, ठीक है, घबराओ नहीं, अभी घर चलते हैं और रात को देखूंगा तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है। शोभा खामोशी से सर झुकाए बैठी और वह उसे तसल्ली देता आगे गाड़ी बढ़ा गया। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाए वह थकी नज़रों से आसपास बैठी हुई लड़कियों को देख रही थी, जो काफ़ी देर से उसके बेड पर फैलकर बैठी हुई थी। उसे अब बहुत गुस्सा महसूस हो रहा था। न जाने सौरभ कब आता, लेकिन उसका इंतजार करते करते उसकी कमर टेढ़ी हो चुकी थी। अब उसे उस भारी लहंगे और ज्वेलरी से आज़ादी चाहिए थी। जब उसने बड़ी बेताबी से नज़रें घुमाकर आसपास देखा तो सामने बैठी लड़कियों में से एक लड़की उसकी बेचैनी को जानते हुए मुस्कुराकर उसे देखने लगी। लगता है भाभी को ज़्यादा ही बेचैनी हो रही है। सौरभ भाई का इंतजार इतनी बेताबी से हो रहा है तो न जाने रात कैसे बीतने वाली है, उसने कहा था। और शोभा का दिल धड़क उठा था। अभी तक तो उसने सौरभ से मुलाकात भी नहीं की थी और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। उसके चेहरे पर फैली हुई उस डर को देखकर करीब बैठी हुई आकृति ने नरमी से उसका हाथ दबाया। उनकी बातों को दिल पर मत लो, सौरभ भाई इतने भी जालिम नहीं। आप उनसे इतना क्यों डर रही हो? आकृति उसकी परेशानी को समझ रही थी। पति जितना भी शरीफ हो जाए,
आज की रात तो वो किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ता। इससे पहले कि आज की रात के बारे में उसके दिमाग में डर का जहर फैल जाए, उसे और ज्यादा डरा देती। जब कमरे के दरवाजे पर होने वाली हल्की सी आहट ने सब ने दरवाजे की तरफ ध्यान दिया था और सौरभ के आने पर उसके तरफ ध्यान दिया था। वे चारों लड़कियां सौरभ की कजन थी। उसके सामने खड़ी अब अपनी नेग मांग रही थी। कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, पहले हमारा नेग निकालिए, आपको भाभी के पास जाने की परमिशन नहीं है। सौरभ ने मुस्कुराते हुए उन्हें पैसे दिए। उन सबकी हथेलियों पर पैसे रखकर, बस अब इससे ज्यादा नहीं, वरना मेरी दुल्हन तुम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। वह उनको कहता मुस्कुराया था। शोभा उसके इस तरह मुस्कुराहट को देखकर नजरें झुका गई थी। इसमें कोई शक नहीं था, वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। और शोभा के सामने जो मर्द खड़ा था वह भी बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना खूबसूरत आदमी उसके किस्मत में लिख दिया जाएगा। उसकी दादी कहती थी कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसे सौरभ जैसा पति मिल गया है। लेकिन अब दिल की धड़कनें अपने चरम सीमा पार कर रही थी। कुछ दोस्तों ने उसे इस तरह डरा दिया था और जब यहाँ पर आई तो रही सही कसर उन लड़कियों ने पूरी कर दी थी। कुछ उसके बिगड़े हुए समस्या जो उसे तकलीफ से परेशान कर रहे थे। उन सब के कमरे से जाने के बाद सौरभ ने दरवाजे को लॉक किया और धीरे धीरे कदम उठाकर उसके पास आकर बैठ गया। शादी से पहले वह 2 बार उनके घर गया था, लेकिन शोभा ने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की थी। उस वक्त भी दिल की बेताबी अपने चरम सीमा पार कर गई थी। वह बार बार अपने होठों को कांपने से रोक रही थी, अपने हाथों पर आए हुए पसीने को साफ कर रही थी और उसका नर्वस होना सौरभ की आंखों से छुपा हुआ नहीं था। वह उसके पास बैठ गया, इतना पास कि उसके सांसों से निकलती गर्मी उसके फेस पर पड़ रही थी। वह भरपूर मर्द था, जवानी उस पर टूट कर बरस रही थी। जवानी के ताकत से उस नाजुक कली को अपनी मोहब्बत के जज्बातों से मसल देता और उसकी खुशबू का अपनी खुशबू से मिलाकर उसे ढेर कर देता। लेकिन न जाने क्यों वह अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल एंजॉय नहीं कर पा रही थी और बिन वजह डर कर बैठी हुई थी। सौरभ ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके ठंडे हाथों को थाम लिया और वह भी देखते हुए उसे थोड़ा दूर हो गई। सौरभ को हैरानी हुई थी उसके इस तरह के डर जाने पर, लेकिन फिर भी वह खुद पर काबू पाकर सौरभ की तरफ देखती रही, जैसे कि वह उसके इंतजार में बैठी हो। सौरभ के होंठ एक खूबसूरती सी मुस्कुराहट में ढीले हुए थे। आने वाले पल को अपनी जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल बना देना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ की पसंद इतनी खूबसूरत होगी, वरना मैं कब का सारे इच्छाओं को उनके नाम कर देता। वो मेरी हर खुशी को इस कदर हसीन बना देती। वह उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन शोभा का दिमाग तो कहीं और ही अटका हुआ था। बस कहीं खोई आंखों से सौरभ को ही देख रही थी, जिसकी आंखों में खुमारी उतर रही थी। आज रात हमारे रिश्ते की हसीन शुरुआत होगी। आने वाली हर रात को मैं तुम्हारे लिए इस तरह खूबसूरत बना दूंगा कि तुम खुद को खुशकिस्मत समझती रह जाओगी। वह हल्का सा उसके तरफ झुका। उसके हल्के से झुकने पर भी शोभा का दिल उछलकर हलक में आ गया था। बेताबी भी अपनी चरम सीमा पार कर रही थी। वह नरमी से उससे मदहोश होती हुई सांसों के साथ अपने जिस्म में ढल रहा था और शोभा पानी की तरह बहती चली जा रही थी, जैसे पानी की लहरों में हलचल पैदा हो गई हो। वह बिल्कुल उसी तरह उसके जिस्म में भी एक हलचल पैदा हो गई थी और वह उस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वह मुरझाई हुई रंगत, कांपता हुआ जिस्म, चेहरे पर फैली हुई डर और रात की दुल्हन होने के बावजूद वो बहुत डर में लग रही थी, जो अपनी बड़ी काली आंखों को उस आदमी पर गाड़े उसके तरफ देखे जा रही थी। वही बात जो उसके दिमाग में घूम रहे थे। अब हकीकत ये थी कि उसे लग रहा था कि सौरभ उसके साथ ऐसा व्यवहार अपनाएगा जो उसे तकलीफ देगा, जबकि सौरभ मोहब्बत से उसे समेट रहा था, उसकी धड़कनों को अपने सांसों में तेज करते हुए। उसकी सांसों में बहकता हुआ आदमी अब धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी उतार रहा था। जिस तरह वह उसकी तारीफें कर रहा था, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। शोभा के जिस्म पर कपकपी दौड़ रही थी। उसके दिमाग में उसकी फालतू सहेलियों की बातें उथल पुथल हो रही थी। अगर खुद से दूल्हे के करीब जाने की कोशिश की तो वह क्या सोचेगा? उसके दोस्तों की फालतू बातें, सौरभ की कजनों की बातें। सौरभ भाई तो आज तुम पर कहर बरसाएंगे, तुम क्या खाक एंजॉय करोगी? उन लड़कियों की बेबाक सी बातें जो उसे डरा कर रख गई थी, और वह उन लोगों की बातें अपने दिमाग पर सवार कर वह जमीन को ही घूरे जा रही थी। सौरभ कहीं खोया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में चलती हुई सोचे उसे अपने लपेट में लेकर और ज्यादा डरा रही थी। उसकी दादी की बातें देखो, ये सब कुछ तो सदियों से चला आ रहा है और ये सब तो करना ही पड़ता है।
इसलिए कोशिश करना अपने तकलीफ को अंदर ही दबाए रखना, वरना तुम नहीं जानती कि लोग क्या क्या बातें बनाएंगे और सौरभ तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। उसके दिमाग में ये बात आई। सौरभ के सीने पर हाथ रखकर उसने कांपते हुए जिस्म से उसे घूरा था। उसके चेहरे पर फैली हुई डर, आंखों में आई नमी, कांपते हुए होंठ। सौरभ ने अजीब नज़रों से उसके चेहरे को देखा था। देखो, कुछ भी नहीं, बस तुम्हें मेरी मोहब्बत में पिघल जाना है और कुछ भी नहीं। सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मेरी आंखों में देखो। वह बेबाकी तेज सांसों से अपनी जान को अपने तरफ ध्यान दिलवा रहा था, लेकिन वह डर के मारे बेड से उतर गई। सौरभ को उसने अपने पास नहीं आने दिया था। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वह जल्दी जल्दी बात करते बराबर अपने सर को ना में हिला रही थी। उसके जिस्म से बहती हुई पीरियड उसे और शर्मिंदा कर देने के लिए काफ़ी थी। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? नहीं नहीं, मैं ऐसी हालत में बिल्कुल भी आपके करीब नहीं आ सकती। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अपने दिल पर हाथ रखते हुए वह बेकाबू 2 कदम दूर हो गई। आप मेरे पास नहीं आ सकते, उसने कह दिया था और सौरभ को हैरानी हुई। क्या मतलब तुम्हारा? वह अभी अभी उसके मोहब्बत के चाहत में आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके हर बात को समझने की कोशिश कर रहा हो, उसके शर्म को दूर करने की कोशिश कर रहा था। सौरभ प्लीज, उसकी सांसें अब तेज हो रही थी। वह जिस बेचैनी में थी, उसका डर पल भर बढ़ते चले जा रहा था। अब सौरभ ने नरमी से उसके हाथ थाम लिए। ओके, रिलैक्स, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी बात सुनो। लेकिन शोभा उससे इस तरह डर रही थी। वहाँ से वह बाथरूम की तरफ भागी थी, वहाँ बंद हो गई। वहीं फर्श पर बैठती हुई अपने पेट पर हाथ रखकर सिसक उठी थी। हे भगवान, इतना तकलीफ, इतना डर, जो आज उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। दरवाज़ा खोलो शोभा, मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सौरभ बेताब था। प्लीज़ आप चले जाओ कमरे में या फिर सो जाओ, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। वह रो रही थी। वह अभी तक उसके रोने की आवाज़ समझ नहीं पा रहा था। आखिर वह उसके हाथ क्यों नहीं आ रही थी? ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, लेकिन बाहर तो आ जाओ। सौरभ ने आखिरी बार आजमाया था, लेकिन फिर भी वह वहीं ठंडे फर्श पर बैठी रही। मैं बाहर नहीं आऊँगी, आप प्लीज़ सो जाइए, वह कह गई थी और उसके शब्द से ही उसकी तकलीफ का अंदाज़ा हो रहा था। सौरभ को हैरानी हुई थी। उसने बहुत कुछ सोच रखा था। उसके सपनों का महल बहुत ऊंचा था। उस वक्त उसका सपनों का महल टूटता हुआ बिखर गया था। वह अजीब सी बेताबी उसके जिस्म को जलाने लगी थी। वह चुपचाप चेंज करके बालकनी में चला आया। ठंडी हवाओं ने उसके अंदर फैली हुई आग को थोड़ा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन वह आग किसी तरह बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर क्या था जिसने उसे मुझसे दूर कर दिया था? वह खुद से सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। वह इतनी डरी हुई क्यों थी? मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी? जबकि वह तो उसे इतनी मोहब्बत से समेट रहा था और किसी भी तरह का जुल्म उस मासूम पर नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी क्या उसे किसी ने कुछ भी नहीं समझाया होगा इस रात के बारे में? वह खुद भी गुस्से में था। उसकी उम्र करीब 22 साल की तो हो चुकी है। आजकल के ज़माने में उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था। वह अपने हाथों को अपने सर में घुमा रहा था और वह ठंडी हवाओं में न जाने किन किन सोचों से गुजर रहा था। उसके दोस्त की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सुहाग रात के दिन ही डिवोर्स दी थी, क्योंकि उसकी पत्नी किसी और लड़के को चाहती थी और उसे अपने करीब नहीं आने दिया था। यही सब सोच अब उसके दिमाग में बड़ी तेजी से चल रहा था। लेकिन वह तो शोभा को पहले से जानता था। वह ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी दादी थी, उसके पापा थे, उसके पापा फौज में थे। वह अपनी दादी के साथ ही रहती थी। उसकी दादी बहुत प्यारी थी। उसकी दादी और सौरभ की दादी दोनों सहेली थी और सौरभ के पापा जनक जी और शोभा के पापा दोनों दोस्त थे और उन दोनों ने ही ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने का सोचा था और ये शादी तय हुई थी। सौरभ शोभा को जानता था। उसने कभी शोभा को फालतू घूमते या किसी से बात करते नहीं देखा था। वह बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी। उसकी तो कोई सहेलियां भी नहीं थी। बस स्कूल में 2-3 सहेलियां थी। आस पड़ोस में वह कभी बाहर नहीं निकलती थी और यही बात उसके दिमाग में घूम रहा था। इधर दोस्तों की बातें उसके दिमाग में उथल पुथल कर रही थी। सौरभ, तुम जानते हो ना, आजकल की मॉडर्न लड़कियां पत्नियों को अपने पास भी नहीं आने देती। बहानेबाजियों पर उतर आती हैं। बाहर मौजूद लड़कों के साथ फ्रैंक होकर उन्हें अपना सब कुछ सौंप देती हैं। परिवार वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। ऐसी लड़कियां ही अपने पति को अपने करीब नहीं आने देती। सौरभ के दोस्तों की बातें उसके दिमाग को पागल कर दिया था और उसके दोस्तों की इस तरह की बातें आज उसकी पत्नी से मैच हो रही थी।
शायद इसी गुस्से में जाकर उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया होगा, क्योंकि वह जिस तरह रिएक्ट कर रही थी। उसके दोस्तों ने लड़कियों के बारे में जो बातें बताई थी, आजकल की लड़कियां दूसरों पर अपना सब कुछ निछावर कर सकती हैं, तो अपने पति को क्यों नहीं अपना समझती। पति पर तो उनका पूरा अधिकार होना चाहिए। दोस्तों की अलग अलग बातों ने उसका दिमाग बुरी तरह सुन कर दिया था। सौरभ के दोस्त ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि सुहाग रात पर दोस्त की पत्नी ने उसे अपने पास नहीं आने दिया था। और सौरभ को अब शक था, वह किसी तरह से ये वादा कर चुकी है कि वह पहला अधिकार उसे नहीं देगी। ये अपने दिमाग में उसने गलत बातें बसा लिया था। सौरभ ये सब सोच बैठा था, भला एक औरत इतना कैसे गिर सकती है। वह अपने पति के बजाय किसी अनजान आदमी को अपना सब कुछ सौंप दे। लेकिन फिर उसका दिमाग कई हिस्सों में बटा हुआ था। शोभा का परिवार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उसकी परवरिश तो ऐसी नहीं हुई थी। वह तो उसको अच्छी तरह से जानता था और इन उलझनों से बेचैन होकर उसने सिगरेट को बुझाकर पाँव के नीचे मसल दिया था। बालों में उंगलियां चलाते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। बेड के एक तरफ वो पूरी तरह कंबल में छुपकर शायद सो गई थी। सर से पैर तक उसने खुद को कंबल में छुपा रखा था और उस पर एक नज़र डालकर वह बेड के दूसरे तरफ आकर लेट गया था। उसकी इज्जत इतनी कीमती थी कि वो किसी भी लड़की से दोबारा इस चीज़ के लिए राजी नहीं कर सकता था, उसे अपने करीब नहीं कर सकता था। वह इतना हैंडसम और अमीर आदमी था, उससे तो न जाने कितनी लड़कियां शादी करना चाहती थी और उस पर मरी जा रही थी। उसके दोस्तों ने उसे कितनी बार ऑफ़र दी थी, लेकिन वह हमेशा उन सब से दूर रहता था, सिर्फ इसलिए कि वो ये हक अपनी पत्नी को ही देगा जो उसकी हकदार होगी, उसके अलावा वो किसी को नहीं देगा। लेकिन उस वक्त अपनी पत्नी का इस तरह का रिएक्ट करना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। अलग अलग सोचों का जाल उस पर हावी हुआ तो नींद की लपेट ही उसे आखिरी रास्ता सूझा। और नींद जब उसे अपनी लपेट में ले लिया तो एक सुकून उसके चेहरे पर फैलता चला गया। सुबह उसके जागने से पहले ही वो कमरे से जा चुकी थी। उस वक्त वह नीचे आई जब जानकी देवी नौकरानी से कहकर नाश्ता बनवा रही थी अपने और जनक साहब के लिए। उसे देखकर वह नरमी से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। शादी की पहली सुबह, बधाई हो बहू, मेरा बच्चा। उन्होंने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगाया और अपनी जांचती हुई नज़रों से उसका जायजा लिया था। पीठ पर बिखरे हुए गीले बाल उन्हें खुशी में डाल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे कि वो बड़ी तसल्ली में हो गई हों, लेकिन हकीकत क्या थी इस बात से तो वह अभी अनजान थी। थैंक यू सो मच मम्मी जी। माँ जी, क्या पग फेरे का रस्म नहीं होगा? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसने इस रस्म के बारे में पूछा तो जानकी देवी ने नरमी से उसके हाथ थाम लिए। मैंने तुम्हारी दादी को खुद ही मना कर दिया कि उन्हें किसी तरह की फालतू रस्म रिवाज में पड़ने की ज़रूरत नहीं। बच्चे जवान हैं और अभी उनको एक साथ रहने दिया जाए, एक दूसरे को समझने दिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। वह थोड़ी बूढ़ी औरत हैं और इस तरह उनको परेशान करना, रस्मों के नाम पर उन्हें परेशान करना, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें अपने घर जाना ही है तो तुम अपने पति के साथ उनके घर जा सकती हो, वैसे उनको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए नरमी से उसे देखकर कहा तो वह शर्म के मारे अपना सर झुका गई। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे इतनी अच्छी सास मिली, वरना आजकल कहाँ ऐसी सास मिलती हैं। ये दोनों परिवार पहले से ही दोस्ती में थे, अब इन दोनों की शादी करके रिश्तेदारी में बदल दिया था। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था वह उसको छोटी बहू जरूर बनाएंगी। उनके 3 बेटे थे, बड़े 2 बेटे अपने कारोबार में अलग काम कर रहे थे। छोटा सौरभ उनके साथ ही था, जिसने अपने बलबूते पर अपने पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ाया था और साथ ही साथ अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान भी संभाल रहा था। और यही वजह थी कि वह घर के इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से चला लेता था। जानकी देवी अपने लाडले बेटे की वजह से बहुत खुश और तसल्ली में थी। जनक साहब ने भी अब अपने काम से रिटायर ले ली थी और पूरा वक्त अखबार में बिजी रहते। जानकी देवी अपने घर में बने बगीचों में उलझी रहती, जहां उन्होंने तरह तरह की सब्जियां और फूल पौधे लगाए थे। अब उम्र के उस हिस्से में यही सबसे बड़ी समस्या थी। अपनी नींद से भरी हुई आंखें खोलकर बेड के दूसरी तरफ देखा था, जहां अब शोभा मौजूद नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, यानी उसके जागने से पहले ही बाहर चली गई थी। उठते हुए उसने बेड से टेक लगा लिया और अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। उसने सोचा नहीं था शादी की पहली सुबह ऐसी बीतेगी। कुछ देर समस्याओं और वक्त पर गौर करने के बाद वह उठा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वह नीचे आया तो वह तीनों टेबल के आसपास बैठे खुश दिखाई दे रहे थे।
वह हल्की फुल्की बातचीत करते हुए मुस्कुरा रही थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और दोबारा नज़रों का मुंह मोड़ लिया। वह अब बस उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। उसने सोच लिया था अब उस वक्त उसके पास जाएगा जब वह खुद उसके करीब आना चाहेगी, वरना नहीं। उसने अपनी इज्जत और घमंड सबसे ऊपर रखा हुआ था। वह सौरभ था, कोई आम इंसान नहीं था। वह ऐसे भी किसी के कदमों में आने के लिए उससे भीख नहीं मांगता। उसके चेहरे की रंगत बदली थी। उसने अपने झुके हुए सर को और ज्यादा झुका लिया। सौरभ उसके पास ही कुर्सी पर बैठ गया। जानकी देवी ने नरमी से उससे बात की, उठो और सौरभ को नाश्ता दो। वह चाहती थी वह उससे बातचीत करे और अपने अंदर के डर और झिझक शर्म को खत्म कर दे। न जाने उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे सौरभ के चेहरे पर वो चमक और रौनक नहीं है जो होनी चाहिए थी। उनका बेटा बहुत हंसमुख और खुशमिजाज लड़का था। वो हमेशा से हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता था। बहुत ज़्यादा गंभीरता उसके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उस वक्त वह काफ़ी गंभीर नजर आ रहा था। नाश्ता देते हुए भी उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। सौरभ ने एक भरपूर नज़र उसके चेहरे पर डाली। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ रहा था। वह बहुत ज़्यादा डर रही थी, उसमें कोई शक नहीं था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और हल्के मेकअप ने उसे और खूबसूरत बना दिया था। ऊपर से उसके चेहरे पर फैली हुई लटों ने उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। सौरभ ये सब कुछ समझने से परहेज कर रहा था। वह इतनी चुप, इतनी डरी हुई क्यों है, जबकि जिस डर से वह गुजर रही थी किसी को क्या मालूम था। उसे तो बहुत हंसता मुस्कुराता होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत डरी हुई थी। शादी के रात कमरे में जाने से पहले ही जानकी देवी ने उसे शोभा की आदत के बारे में बताया था कि वो बहुत मासूम और कम उम्र की लड़की है, उस पर खास ध्यान देना होगा। अब और ज़्यादा खुलकर तो बता नहीं सकती थी, लेकिन उनकी बातों में छुपे हुए राज वह समझ रहा था और नरमी से सर झुकाकर उन्हें तसल्ली दिला दिया था। वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उस वादे के हिसाब से उसने शोभा की हरकतों को भी अब तक अपने दिल में छुपा कर रखा था। वह नहीं जानता था कि उनके कमरे की बात किसी तीसरे आदमी के हाथ आए, चाहे वह उसके माँ बाप हो, भाई बहन हो या कोई भी रिश्तेदार, और उसके बातों का बतंगड़ बने। उसे अपनी और अपनी पत्नी की इज्जत बहुत प्यारी थी। रस्म के तौर पर उसकी दादी उसे मिलने आई तो उसे उसके साथ ही भेज दिया गया था। उसकी दादी पूरे मोहल्ले के लिए स्वेटर बुना करती थी। उसके दादा की पेंशन से ही उनका पूरा गुजर बसर चलता था। उसके पापा की पूरी कमाई सेव की जाती थी ताकि शोभा का फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन उनकी अचानक होने वाली मौत ने सब कुछ बिखेर दिया था। उसकी माँ तो उसके पैदाइश के वक्त ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसके पापा ड्यूटी संभाल रहे थे और विदेश में कमा रहे थे। उनकी बेटी दादा दादी के साथ रहती थी। दादी उसे संभाल रही थी। दादी पुराने ख्याल की औरत थी। उसे पीरियड्स आए और उसके बाद उसको सफ़ेद पानी की भी प्रॉब्लम थी। उसको सारा महीने सफ़ेद पानी आया करता था, जिससे वो बहुत कमज़ोर और परेशान हो जाती थी। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। जब दादी उसके कपड़े धोती थी तो उनको अंदाज़ा हो गया था। पुराने ख्याल की थी, इस बारे में किसी से बात करना बुराई समझती थी और ये बीमारी का इलाज शादी समझती थी। उनको लगता था अगर शोभा की शादी हो गई तो ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात ऐसे ही आई थी, और अगर ये बात बाहर की जाए तो बुराई हो जाएगी, लड़की के कैरेक्टर पर बात आएगी। इस वजह से उन्होंने ये बात छुपा ली थी और शोभा की जल्दी शादी कर दी थी ताकि इस समस्या से वो बाहर आ जाए। कि उनको इस समस्या के लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से बात करना भी ज़रूरी न समझा। उन्होंने समझा अगर डॉक्टर से बात की जाए तो ये लड़की बदनाम होगी, और यही जाहिलपन की वजह से आज उसके साथ इतनी बड़ी समस्या थी। ना तो ये बात किसी को बता पा रही थी। शादी हो जाने के बाद भी वह अपने पति से बहुत शर्मा रही थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसी वजह से उसे हर पल अपने माँ बाप की याद सताती थी। उसकी इतनी बड़ी समस्या कैसे हल होती, और वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसके दिमाग में भी दुनिया की बहुत सारी बातें थी जो उसकी सहेलियों ने उसके दिमाग में डाला था, और फिर दादी ने भी तो यही कहा था। जानकी देवी ने उसकी चुप्पी को नोट किया तो मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा था। क्या बात है बहू, इतना चुप क्यों हो? जिस तरह तुम जिद कर रही थी कि तुम अपने दादी के साथ जाओगी, ये तो बुरी बात है। मेरी जान, अब तुम्हारा घर यही है और तुम्हें सौरभ की मर्जी के हिसाब से ही चलना चाहिए। उसने वहाँ पर उनसे बहुत जिद लगा ली थी। वह नहीं चाहती थी कि ये रात भी किसी तरह के दबाव का शिकार हो जाए। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे सौरभ गुस्से में ये उम्मीद कर रहा था वह उसे मनाए, लेकिन वह तो उसके पास जाना तो दूर की बात थी,
उसका नाम सुनकर ही डर रही थी। उसे मनाना, उसे एहसास दिलाना वह उसके लिए हिम्मत रखता था। दादी, मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लो, उसने कह दिया। और उसकी सास जानकी देवी को ये बहुत बुरा लगा था। उसका ये कहना, ये मेरा घर नहीं बल्कि ये तुम्हारा घर ही है, यहाँ तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? शादी को आज दूसरा दिन बीता है, तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए, यही तो दिन होते हैं मोहब्बत बांटने की मेरी बहू। वह नरमी और प्यार से उसे अब समझा रही थी। वो मन ही मन कह रही थी, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, उनके करीब जाने में भी मुझे डर लगता है। हकीकत में जो कुछ कहना चाहती थी वह नहीं कह पा रही थी, लेकिन वह चाहती थी जानकी देवी उसकी चुप्पी को और बेचैनी को समझ जाए। उसकी दादी ने शोभा को बहुत समझाया था और शोभा अपने पति के साथ अपने दादी के घर आ गई थी। दादी भी बहुत गुस्सा हुई थी कि अभी एक दिन नहीं हुआ और तुम यहाँ आ गई हो। उसने दादी को डरते डरते अपनी सारी बातें बता दी थी। दादी उस पर भड़क उठी थी। वह काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ये बात अपनी जुबान से निकाला तो पति तो भगवान के रूप में होते हैं, तुम्हारा दुख सुख का साथी है, उसके पास रहना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इस बात से मना करोगी तो भगवान को भी नाराज करोगी। अब रात हो गई है, लेकिन सुबह ही तुम कॉल करोगी सौरभ को, कहो वो तुम्हें लेने आए। मेरा बच्चा मैं नहीं चाहती तुम्हारे रिश्ते में दूरियां जन्म ले। वह चुपचाप सोने के लिए लेट गई। आज रात बड़ी सुकून और आराम से बीती थी। कल क्या होगा, कल की फिक्र ने उसे बेचैन कर दिया था। कमर में उसके बहुत दर्द था, जाने का नाम ही नहीं लेता था। टांगों और पेट में खिंचाव रहता था। वो बहुत दर्द में तड़प रही थी। ये समस्या उसे हमेशा बेचैन रखती थी। उसके कपड़ों में दाग धब्बे उसे और शर्मिंदा कर देती थी। कपड़े छुपाए फिरती। और फिर एक दिन आखिरकार उसने सब कुछ तंग आकर अपने दादी से बता दिया था। दादी ने बड़ी शर्माती नज़रों से उसे देखा था। बहुत बुरी बात है, आज के बाद किसी से भी ये बात न करना, कोई बीमारी नहीं, बस अब तुम बड़ी हो रही हो ना। इसलिए वह सर झुकाकर लाल चेहरे से उनकी बात सुनती रही। दादी का अंदाजा कुछ ऐसा था, उसे शर्मिंदा करने लगा था, जैसे कोई बहुत बुरी बात हो। अगर वह किसी से बात करेगी तो बदनाम हो जाएगी। ये बात उसे काफ़ी बेचैन कर दिया था। शादी से पहले लड़कियों के साथ ये सब कुछ होता ही है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दादी ने तो कोई और ही हल निकाला था। वह इतनी शर्मिंदा हुई, जाकर अपने कमरे में लेटी और फिर चेहरे पर हाथ रखकर रो दी। क्या ये बीमारी इतनी खराब थी कि उसके लिए उसे शादी करनी पड़ती, या कोई कमी थी, या उसकी गलती? भगवान जानता था। उसने आज तक अपनी सहेलियों में बैठकर भी कभी ऐसी बात नहीं छेड़ी थी। वह जिस उम्र में थी वह अपनी समस्याओं में अकेले जूझ रही थी। खास तौर पर ऐसी समस्याओं से गुजरते हुए लड़कियां बेचैनी का शिकार हो जाती हैं। ये जज्बात का उतार चढ़ाव ही गलत माहौल में डाल देता है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। वह हमेशा उन सब से डरती रही। दादी ने जिस तरह उसे पूजा पाठ और हर चीज़ का परहेज बताया था, वह भी उसे हमेशा करती आई थी। लेकिन आज दादी से ये सब बताना उसे बहुत शर्मिंदा कर रहा था। बार बार खुद को रोक रही थी। आंसू उसके गालों पर अटक रहे थे। अब उसे ये सब कुछ दादी से नहीं बताना था। इस सब में उसकी क्या गलती थी? फिर उसने चुप रहना अच्छा समझा। वह अंदर ही अंदर ये सब उसे किसी दीमक की तरह चाट रहा था। शोभा की सौरभ के करीब न आने की सबसे बड़ी वजह यही थी, खुद में विश्वास की कमी और बहते हुए आंसू। अगर सौरभ ने उसे गलत लड़की समझ लिया तो वह क्या कहेगी? वह उसे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। उस रात भी वो देर रात तक जागती रही। अनजाना सा डर उस पर हावी हो रहा था। न जाने कितनी देर वे छत को घूरती रही। काश वो हमेशा के लिए यहीं रुक जाए, ये दोबारा सौरभ के घर न जाए। लेकिन हर काश के बाद सवालिया निशान रह जाते हैं। काश को अपनी ज़िंदगी से मिटाने के लिए हकीकत को स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर उसी राह पर चलना पड़ता है जो हमारे लिए ठीक होती है, क्योंकि काश के सहारे तो कभी ज़िंदगी नहीं चलती। काश से आगे निकलकर अपने लिए रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। अगली सुबह सचमुच सौरभ उसे लेने आ गया था। गाड़ी में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। उसी चुप्पी को तोड़ने के लिए सौरभ ने पहल की थी। क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? सौरभ भी ऐसे लग रहा था वह सारा गुस्सा पी जाना चाहता था और एक नई शुरुआत करना चाहता था। आइसक्रीम तो उसकी कमजोरी थी। वह डर से सहमी उसने हाँ में सिर हिला दिया था। वह उसके उस मासूमियत पर सौरभ मुस्कुराकर रह गया था। तुम्हें कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? वह बातों बातों में उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। चॉकलेट। उसके कहने पर वह प्यार से मुस्कुराया। यानी
हमारी पसंद बहुत मिलती जुलती है। वह मुस्कुराते हुए नज़रों से उसे देख रहा था और वह सर झुका गई। आइसक्रीम खाने के बाद वह उसे शॉपिंग करवाने ले आया और अपनी मर्जी से 2-4 ड्रेस उसे खरीद कर दे दिया था। उसने सोच लिया था अपने रिश्ते में अब ये सब शर्माना लजाना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। गलतफहमियों से दूर रहना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करेगा, उस लड़की को मौका देकर मोहब्बत से अपने पास करेगा ताकि अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। वह अपने दिमाग में फालतू सोचों को नहीं लाना चाहता था क्योंकि वह उस लड़की के करैक्टर को अच्छी तरह से जानता था, तो फिर उस लड़की पर शक नहीं कर सकता था। लेकिन उसके छुपे राज को वह जानना चाहता था। आखिर वह इतना क्यों घबराई है और इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? आखिर सौरभ शोभा को मनाने के चक्कर में एक बार फिर हार गया था। आखिर नतीजा क्या हुआ? शायद बहुत भयानक। उसने ब्लैक कलर के एक खूबसूरत सी नाइटी खरीदी थी। उस ड्रेस को देखकर वह सर झुकाकर 2 कदम दूर हो गई थी। दुकान वाले के सामने उसका ये व्यवहार उसे अजीब सा लगा था। दुकान वाले ने भी पैक कर दिए। सौरभ के कहने पर दुकान वाले ने मुस्कुराहट से उस ड्रेस को थमा दिया और उसे पैक करने के बाद सौरभ के हवाले कर दिया। बिल पे करने के बाद सब कुछ उठाकर गाड़ी में ले आया था। पहले जो हल्की फुल्की बातचीत कर रही थी, अब उसने अपने होठों को ताला लगा लिया था। उस अजीब तरह की चुप्पी को सौरभ हैरानी से नोट कर रहा था। आखिर वह क्यों चुप हो गई थी? इस तरह अचानक सौरभ की बढ़ती हुई मोहब्बतें और नज़दीकियाँ उसे क्यों डरा रही थी? घर वापस आने के बाद वह बराबर सौरभ से दूर ही रही, ना बातचीत की और ना ही उसके पास गई। ये सब कुछ तो उसे अजीब लग रहा था। अजीब उसकी दादी ने उसे बहुत समझाया था वह अपने पति पर ध्यान दे, उसके कमरे में जाए, उसके साथ टाइम बिताए, लेकिन किचन में ही उनके साथ उलझी रही। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे सौरभ के इरादे फिर से ठीक नहीं लग रहे और अपने आप को उसके काबिल नहीं समझती थी। वह सौरभ को सुकून दे पाएगी जिस सुकून की वह इंतजार में था, और ये बात उसे अंदर ही अंदर अपने ज़मीर पर एक बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। जानकी देवी ने खाना बनाते हुए नरमी से उसका हाथ थाम कर उसे समझाया था, इस घर में तुम्हें अपना मजबूत कदम बढ़ाना होगा। सौरभ से अपने मोहब्बत के रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। तुम दोनों को आपस में सोच का तालमेल भी बिठाना जरूरी है। जानकी देवी और जनक साहब की नज़रें भी अब सौरभ पर जमी हुई थी। उसके बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहते थे। जानकी देवी की बात सुनकर वो बस उन्हें देखते रह गए। शोभा, मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे इसी महीने खुशखबरी सुना दो। विश्वास करो, मैं तो फूले नहीं समाऊंगी। जैसे ही 3-4 दिन तुम्हें बीत जाए और तुम्हें लगे कि खुशहाली की उम्मीद है, मुझे ज़रूर बताना। मैं अपनी बहू का इस तरह ख्याल रखूंगी, उसे चारपाई से नीचे कदम नहीं रखने दूंगी। वो मोहब्बत से ये सब बातें बता रही थी। वह बस अपने पैरों को आपस में मसल कर रह गई। अब उन्हें क्या बताती कि उसे तो इन सब से घबराहट हो रही है और ये चीज़ उसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देती है, एक डर पैदा कर देती है जिसे बांटना आसान नहीं होता। उसने कोशिश की थी कि डिनर के बाद वह सारा काम अपने हाथों से ही करे और उस वक्त कमरे में जाए जब सौरभ गहरी नींद में जा चुका हो। डिनर के वक्त जानकी देवी ने उसे और सौरभ को अपने भाई के घर जाने की खबर दी थी। कल लंच उनके घर पर है। वह शादी की खुशी में सबको लंच पर बुला चुके हैं। तुम जाकर सौरभ से ये बात कह देना कि वे घर पर ही रहे। एक बार और जानकी देवी शोभा के कान में ये बात डाल रही थी कि वह कल तैयार रहे, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसने हामी भरते हुए मान लिया था, लेकिन अब सौरभ के उस बिगड़े हुए इरादों के बावजूद उसके कमरे में जाना उसे एक भयानक सीन लग रहा था जिसकी वह सोच सोचकर ही बहुत डर रही थी। अपने जिस्म की हालत और कमर में उठता दर्द, आंखों के आगे धुंध छा जाना, खुद अविश्वास की कमी ने उसे उस दोहराहे पर लाकर खड़ा किया था कि उसका बस नहीं चल रहा था। वह सौरभ की नज़रों से दूर होने के लिए वह यहाँ से भाग जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ पर उसकी वापसी नामुमकिन हो। जबकि दूसरी तरफ सौरभ बेताबी और बेचैनी से टहलते हुए उसका इंतजार कर रहा था। वह दिन भर कमरे में नहीं आई थी। अगर किसी काम के बारे में कमरे में आई थी तो अगले ही पल कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर चली गई थी। सौरभ की बेताबी अपने चरम सीमा पार कर रही थी। उसे अपनी मीठी बातों से पिघलाना चाहता था, उसे समझाना चाहता था वह उसके पास रहे। शारीरिक संबंध तो बहुत दूर की बात थी, वह तो कभी भी बन सकता था, लेकिन उसकी नज़दीकियाँ और बातचीत, मोहब्बत जरूरी थी। वह चाहता था वह घर में किसी की नज़रों के जिद में ना आए, इसलिए बेचैनी से उसका इंतजार करता रहा तब तक जब तक कि उसके पास आने की उम्मीद ही खत्म नहीं हो गई। वह एक दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लेट गई थी।
और सोच लिया था जब उसे विश्वास हो जाए कि सौरभ सो चुका है तभी वो अपने कमरे में जाएगी। वो ये नहीं जानती थी कि उसके लिए ये हरकत सौरभ को उससे कितना गलत सोच पैदा करा सकती थी। ऐसे ही हुआ। सौरभ उसका इंतजार करते करते बेड पर लेटते ही गहरी नींद की वादियों में चला गया था। और जब उसे अंदाजा हो गया कि सौरभ कमरे में अब उसके लिए नुकसान नहीं है तो वह उस वक्त कमरे में गई और उसे ये देखकर सुकून हुआ था कि सौरभ सच में गहरी नींद में सो रहा था। वो बहुत हल्के अंदाज में कदम उठाकर बेड के पास चली गई और सोने के लिए लेट गई। सुबह जब पूजा आराधना के लिए उठी थी और कमरे से बाहर चली आई थी, सौरभ जब नींद से जागा तो उसे हद तक उसकी अपनी नाकदरी उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। उसने उस लड़की के बारे में क्या सोचा था और वह उसे क्या महसूस करवा रही थी। अगर उसे इस रिश्ते को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना था तो उसे साफ शब्दों में कह दे, फिर अपने घर वालों से बात करे, अपने दादी से बात करे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है उसे। और अब उसने सोच लिया था कि वह खुले शब्दों में कह देगा। वो पूरी तरह उसके तरफ से आज़ाद है। अगर उसे कोई पसंद है तो वो यहाँ से चुपके से जा सकती है। वह अब पूरी तरह से उससे लापरवाह हो गया था। उसके तरफ एक नज़र उठाना भी उसे अब बुरा सा लगता था, जबकि वह लड़की जो कल तक उसके लिए बस एक पसंद थी अब उसे सिर्फ एक बोझ लग रही थी। वह नहीं चाहता था कि उसके बारे में कोई भी गलत बात हो, लेकिन वह उसे दूर होता चला जा रहा था। वह जानता था कि ये चीज़ इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत नुकसान साबित हो सकती है। जाने से कुछ देर पहले ही वह तैयार हो गई। खूबसूरत वेलवेट की साड़ी में वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सर से लेकर पैर तक जो उसे और ही खूबसूरत बना रहा था। अपने बालों को छोटा सा क्लेचर में फंसाकर पूरा बाल बिखेर रखा था। उसमें उसकी खूबसूरती और निखर रही थी, जो उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो भला की हसीन लग रही थी, लेकिन अब उसके अंदर कोई चाहत बाकी नहीं थी। वे बार बार हर बात के लिए जानकी देवी का सहारा ले रही थी। वहाँ सब कुछ मामूली के हिसाब से था। सबने अच्छे तरीके से स्वागत किया था। सौरभ की कजन बड़े हंसी मजाक में उसे छेड़ रही थी, लेकिन शोभा बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। वह जब उसके तरफ से कोई रिएक्ट नहीं देखा तो उसकी कजनें चुप हो गई थी। खाना अच्छे माहौल में शुरू हुआ था। जब सौरभ के करीब बैठकर उसने खुद को कंफर्टेबल महसूस किया था। सौरभ अच्छी तरह से महसूस कर रहा था कि वह बार बार अपने पैरों को बदलते हुए न जाने क्या महसूस कर रही थी। बार बार वह अपने कपड़ों को संभाल रही थी। उसके कांपते हुए हाथ, उसका पीला पड़ता चेहरा उस सोच में डूबा हुआ था। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसका खाने की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं था और अचानक ही उसने सौरभ के घूरने पर उसने अपना हाथ, पहली बार वह खुद से उससे कोई बात करना चाहती थी। सौरभ महसूस कर गया था, उसके तरफ झुक गया। क्या हुआ, तुम यहाँ कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? सब लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ है, अच्छे तरीके से खाओ। बहुत नरमी से वो बात कर रहा था, जैसे कि कोई नए जोड़े एक दूसरे से बात करते हों। ज़्यादा कुछ महसूस न हुआ, लेकिन अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। कभी अपने पेट पर हाथ रखती, कभी कमर पर, कभी टेक लगाकर बैठ जाती। सब कुछ बहुत अजीब था। सौरभ उसके वजह से परेशान और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जब वो अचानक उठी, सब लोग उसके तरफ ध्यान दिए थे। खाना खाते हुए यूं बीच में उठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह उसके मैनर्स पर भी बात आ सकती थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह सौरभ की तरफ झुकी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज़ घर चलिए, वह धीरे से कह रही थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे। न जाने क्यों वो बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पीछे का हिस्सा ढकती थी और वह इधर उधर निगाहें डालती थी। सौरभ को देख रही थी। सौरभ ने बात को संभालने के लिए उसके हाथों को थामा। क्या हुआ, तुम्हें फिर से बुखार हो रहा है? जानकी देवी ने नोट किया था उसे बुखार है। वह जल्दी से नाम में सिर हिला गई। सौरभ फिर से शर्मिंदा हुआ था। असल में इसे रात भी बुखार था और दोबारा उसकी तबीयत खराब हो रही है। क्या मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? वह अब शोभा की आंखों में देखकर बात कर रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में उसे बता रहा हो कि वह उसकी हाँ में हाँ मिलाती जाए। आज उसकी वजह से उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की उसके लिए कितनी शर्मिंदगी और बेचैनी बन जाएगी। वह तो खुद बहुत ही माइंडेड रहने वाला आदमी था, लेकिन ये लड़की अजीब थी। सबसे माफ़ी मांगते हुए उसे गाड़ी तक ले आया था। दोबारा गाड़ी में बैठ गई। सर झुकाकर न जाने वह क्यों रो रही थी। भीगी भीगी पलकें और मुंह लाल था। बड़ी टेंशन में लग रही थी। क्या समस्या है तुम्हें? कैसे तबीयत खराब हुई तुम्हारी? घर में तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था, अब यहाँ आते ही तुम्हारा तमाशा खड़ा हुआ है।
वह अपने टोन से ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि शोभा ने इतनी अजीब हरकतें करके इतनी अजीब और बचकाना हरकतें की थी। सौरभ, मेरी तबीयत सच में ख़राब हो रही है, मुझे प्लीज़ घर पर लेकर चलो, वरना मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। वह बेचैनी से अपने होंठ को चलाते हुए उसने कह दिया था, फिर सर झुका लिया था जैसे कि बहुत अजीब बात करती हो। अब सौरभ काफ़ी हद तक उसकी बातों को समझ चुका था। उसका नर्वस होना ठीक ही तो था, अनकंफर्टेबल होना भी अब समझ आ चुका था। वह किस तबीयत खराबी की बात कर रही थी, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी घर के तरफ मोड़ लिया। अब दिमाग में कई सोच उसके उभर रहे थे, न जाने वे लोग क्या सोचते होंगे इनके बारे में। लेकिन उस वक्त उसकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी थी। वह अपने घर पहुंच चुके थे। वह सीधा अपने कमरे में चली गई। वह भी उसके पीछे ही कमरे में आया था। सोफे पर बैठकर मोबाइल निकालकर जानकी देवी को बताने लगा वह जनक के साथ घर वापस आ जाएं, क्योंकि शोभा की तबीयत खराब होने की वजह से वे लोग घर वापस आ गए हैं और अब शोभा यहीं पर रेस्ट कर रही है। जानकी देवी ने उसे कहा था शोभा का ख्याल रखे, और फिर से काफ़ी देर तक बाथरूम में घुसी रही। सौरभ को अब अजीब सी बेचैनी होने लगी। न जाने उसकी तबीयत को क्या हुआ था, वह ठीक भी है या नहीं, उसके पास कोई सामान था या नहीं। उसके दिमाग में अजीब से सवाल उठ रहे थे। जब वॉशरूम के दरवाजे के पास गया, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? मुझे बता सकती हो, उसने बिल्कुल नरम शब्दों में कहा था, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल चुप्पी छाई रही। फिर काफ़ी देर के बाद वह बाहर निकली थी, अपने गीले हाथों को साफ करते हुए अजीब परेशानी में थी। बार बार सौरभ को देखते कुछ बेचैन सी महसूस कर रही थी। सौरभ जाकर उसके पास बैठ गया। क्या बात है? क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? उसके चेहरे को देख रहा था। मेरी तबीयत खराब नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके सवालों पर सौरभ सर पकड़कर रह गया था। अभी तो तुम वहाँ से उठकर आई हो ये कहकर कि तुम्हारी तबीयत खराब है, अब तुम कह रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। आखिर तुम क्यों मुझे पागल बना रही हो या खुद पागल हो? वह गुस्से से दहाड़ा था। उसकी दहाड़ पर वह हिलते हुए उसे देखते रह गई। ऐसा तो कुछ नहीं है सौरभ, उसने बात को संभालना चाहा, लेकिन सौरभ गुस्से से लाल हो गया। असल में ये तुम्हारे बहानेबाजियां हैं, ताकि तुम्हें मेरे पास आना ना पड़े, मेरे रिश्तेदारों से तुम्हें बात न करना पड़े। सच बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? वह इस बात को किस तरफ लेकर जा रहा था? शोभा बस अपनी बड़ी बड़ी भीगी आंखों से उसके चेहरे पर गाड़े खड़ी बस रोने को तैयार थी। खबरदार, अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकला तो आज तुम्हें हकीकत बताना ही होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हें किसी और की ज़िंदगी में शामिल होना है तो मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ना तो मेरे पास आती हो, ना मुझसे अपनी कोई बात शेयर करती हो। आखिर तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अगर तुम कोई बात बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, तुम्हारी हर बात अपने आप जान जाऊंगा। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, अपने कर्तव्य से भी पीछे हट रही हो। ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा? खोखला रिश्ता जिसके बनावट से अब मैं तंग आ गया हूँ। इस रिश्ते को साथ लेकर चलना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। उसने बड़ी हिम्मत की थी, आगे बढ़कर सौरभ के हाथ थाम लिए। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी तबीयत सच में ख़राब है। वो बुरी तरह से रो रही थी। सौरभ ने उसको हाथों को झटक दिया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, दोबारा खुद से तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम्हें ही मेरे पास आना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस रिश्ते को बचाने की चाहत मुझसे या मोहब्बत हुई तो खुद मेरे पास चलकर आना पड़ेगा। जब तक तुम पहल नहीं करोगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। अब तुम मेरे प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसती रहोगी। ये सौरभ का वादा है, और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बना दूंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। सौरभ ने गुस्से से कहते हुए हाथ झटका, कमरे से बाहर चला गया। वह रोते रोते फर्श पर बैठ गई, अपना चेहरा अपने हाथों पर गिराकर वह बहुत रो रही थी। उसकी चाहत थी कि वह उसे मोहब्बत करे, लेकिन हालात उसके बिल्कुल उलट चल रही थी। वह जितना उसके करीब आने की कोशिश करती, उतना ही उससे दूर होती चली जा रही थी। अब तो सौरभ ने साफ शब्दों में कह दिया था वो कैसे उसके पास जाएगी। बेचैनी उसके नस नस में फैलने लगी थी। एक तरफ उसकी बढ़ती तबीयत खराबी, उसके शरीर से सफ़ेद पानियों का बहाव उसे बहुत शर्मिंदा कर देता था। वाकई उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। वह दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। सफ़ेद पानी का बहाव उसे बहुत परेशान कर देता था। अब तो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा चुका था। वो मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसका करैक्टर ठीक नहीं। वह इस बात को कैसे साबित करती? ऊपर से सौरभ की शर्त कि तुम मेरे पास आओगी,
ये ख्याल उसके दिल को हिलाकर रख गया था। एक साधारण और अकेली लड़की ये काम कभी नहीं कर सकती थी। और फिर उसके दादी ने भी उसके दिमाग में उल्टी बातें डाल दी थी। जो लड़कियां खुद किसी मर्द के पीछे जाती हैं, उस लड़की का किरदार अच्छा नहीं होता और वे आदमी उसे कभी भी अपनी मोहब्बत नहीं दे सकता। ये ख्याल आते ही वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। अब सौरभ ने भी ये कहा था, वो मेरे पास खुद चल कर आएगी। वह इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि एक तरफ उसकी तबीयत, दूसरी तरफ उसका और सौरभ का रिश्ता, उस पर से ये कि वह खुद उसके पास चलकर जाए, तो ये कैसे हो सकता था। अब ये ख्याल उस पर हावी हुआ था, वह कभी भी ये घटिया काम नहीं करेगी। अगर इस तरह रहा तो ठीक है, वरना मैं अपनी समस्याओं को अपने भगवान के ऊपर डाल दूंगी। भगवान की मर्जी समझकर चुप हो जाऊंगी, लेकिन खुद से कभी सौरभ के पास नहीं जाऊंगी। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब शोभा का इस तरह की मुसीबत से दिमाग उलझा हुआ था। 100 तरह की परेशानियां थी, उस परेशानियों का कोई हल नहीं था सिवाय उसके वह रो रो कर बिताए। जब सौरभ अपने कमरे में गहरी नींद में जाता, तब शोभा उस कमरे में कदम रखती थी और जाकर चुपचाप बगल में लेट जाती थी, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद अजीब सी समस्याओं में पड़ गई थी। सौरभ ने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अगर वो बेड पर सोती तो वह सोफे पर जाकर सो जाता, सारे काम खुद करता, माँ बाप के सामने अच्छे मूड में रहता। लेकिन कमरे में आने के बाद वही रूटीन रहती। अब उससे बात नहीं करता, बात बात पर लड़ता, उसकी किसी बात पर भी ध्यान नहीं देता और उसके तरफ से वो पूरा लापरवाह हो गया था। उसे देखकर वह सुलगती जा रही थी। एक तो उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, दूसरा उस आदमी की ऐसी हरकतें। उस शादी को करीब 1.5 महीना बीत चुका था जब जानकी देवी ने उसे बड़ी गहरी और जांचती नज़रों से देखा। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई जब से तुम्हारी शादी हुई है? वह जांचती हुई नज़रों से उसे देखकर पूछ रही थी। उसने नाम में सिर हिला दिया और जानकी देवी के चेहरे मुस्कुराहट में ढीले हुए। अरे भगवान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हे भगवान, तुम्हारी शादी को 1.5 महीना बीत चुका है, तुम्हारे पीरियड्स नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमारे घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, यानी कि कोई खुशी मिलने वाली है। और यूं वो खुश होती हुई जानकी देवी को देख रही थी। वह तो अब ऐसे आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई हो। यहाँ पति के साथ मेरी कोई भी समस्या ठीक नहीं, और यहाँ जानकी देवी उन्हें प्रेगनेंसी की चिंता लगी हुई है। लेकिन समस्या यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जनक साहब के सामने सौरभ को गले लगाकर उन्होंने उसका माथा चूम लिया था। हे भगवान, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे घर खुशहाली आ रही है। तुम अस्पताल लेकर जाओ, चेकअप करवा लो। कभी कभी ऐसा ही होता है, कोई निशानी नहीं दिखाई देता। तुम दोनों के चेकअप के लिए जाना होगा ताकि डॉक्टर तुम्हें बता दे और मैं उसकी पूरी जांच कर लूँ। बच्चा तो सेहतमंद होना चाहिए ना। उसकी माँ काफ़ी एक्साइटेड थी। उसने एक नज़र शोभा के चेहरे पर डाली, उसकी नज़रों को समझते हुए सर झुका गई। अभी ये एक और मुसीबत थी। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि तुम दोनों अभी फ्रेश होकर आओ और जाओ सीधा डॉक्टर के पास। तब सौरभ ने थके हुए शब्दों पे माफ़ी मांग ली थी। सुबह जाएंगे प्लीज़, मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ। उन सब समस्याओं से घबराकर वह सीधा अपने कमरे में चला गया। अब वो क्या बताता अपनी माँ को। ऊपर से उसकी पत्नी तो अब मुसीबत में फंस चुकी थी। इधर सौरभ सोच चुका था कि वह उसके साथ वह अपनी दूरियों को बढ़ाएगा तो वो खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। उसे अंदाज़ा होगा कि वो अपने पति को नाराज़ करके उसने अच्छा नहीं किया है और कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था और अगली सुबह ही जानकी देवी ने तो सारा घर सर पर उठा लिया था कि वह शोभा को डॉक्टर के पास ले जाए और जल्दी से खुशहाली लेकर वापस आए। वह तो नई खुशखबरी की ताक लगाए बैठी थी। वह खुशखबरी तो आने से रही। गाड़ी में बैठते ही उसने शोभा पर सख्त नज़र डाली। क्या तुम माँ को बता नहीं सकती? फिर शोभा ने अपना सर झुका लिया। मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। वह कुछ उलझी उलझी नजर आ रही थी। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वह गुस्से से बोला था, लेकिन वह आंखों से खिड़की के बाहर देखती रही। तब उसे अंदाजा हुआ था कुछ है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह न जाने क्यों इतनी डिस्टर्ब नजर आ रही थी। उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली और कुछ ही देर के बाद वह डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर ने बड़ी बारीकी से पूछताछ की। सौरभ भी वहीं बैठा था। वह लेडी डॉक्टर थी और उससे खुलकर बात कर पा रही थी। और जब उसने अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो सौरभ के पैरों तले से ज़मीन निकली थी। लड़की तो कितनी अच्छी थी, उसके दिमाग में गलत बातों के दबाव ने कितना बीमार कर दिया था।
सफ़ेद पानी का बहाव पीरियड से पहले चालू था और ये बात उसने कभी न बताया था। लेकिन जब दादी को बताया तो दादी ने कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। भला शरीर के अंदर कोई कमी हो जाए तो शादी से कैसे ठीक हो सकता है। ऐसी समस्याओं का सामना कई महिलाओं को करना पड़ा था और आज जब उसने खुलकर बात की तो डॉक्टर ने बताया, ये तो बहुत गंभीर समस्या है और तुम बहुत लेट आई हो। तुम्हें पहले ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। इसके लिए तुम्हें दवाई खाना पड़ेगा और परहेज भी करनी पड़ेगी और कुछ ही महीनों में तुम्हारी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि तुम इतना शर्मा कर बता रही हो। तुम खुद भी तो डॉक्टर के पास आ सकती थी। सौरभ चुप से उसे ही देखता रह गया। अब सौरभ को सारी बात समझ में आ गई थी। बहुत शर्मिंदा थी। उसने अंदाज़ा लगा लिया वह क्यों इतनी डर रही थी। उसे उसके पास जाने से डर लगता था। उसकी बीमारी उसके सामने आ जाती। अब डॉक्टर ने दवाई दी थी और परहेज बताया था। उसे घर ले आया, उसे अपने सामने बिठाकर उसके हाथों को थाम लिया था। मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे पहले ये सब नहीं बता सकती थी। बहुत नरमी से बात कर रहा था। वह बस सर झुकाए रोती रही। दादी ने कहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत घबरा रही थी। मैं ये सब सहने के कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं दिन में अपने कई पैड्स बदलती थी। मेरे सारे पैड्स गीले हो जाते थे। वह किस तरह घबराई हुई थी। उसने नरमी से उसे अपने साथ लगाया। कोई बड़ी समस्या नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। हर बात मुझसे शेयर कर लेना चाहिए था। मैं तुम्हारा पति हूँ। पहले हम दोनों के बीच एक दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके माथे पर होंठ रखकर वह धीरे से उसके बालों को सहला रहा था। तब शुरुआत हुई थी उसके इलाज की, जो पहले उसने शर्मिंदगी के आड़ में कभी न बताया था। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। लड़कियों के मामले में इतना शर्म करना अच्छी बात नहीं। अगर कोई समस्या है तो वह खुलकर बता दें। वह डरी हुई नज़रों से देखते हुए इस बात को बताते, ये शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की बीमारियां वह शादी से जोड़ देते हैं। ऐसी बीमारियों को उम्र और हिसाब से भी जोड़ देते हैं। तुम्हारी उम्र हो गई है इसलिए ऐसी समस्या हो रही है। ये सब बहुत बड़ा जाहिलपन है। यही शुरुआत होती है इन सारी समस्याओं की, जो धीरे धीरे इंसान को निगलना शुरू कर देते हैं। यहाँ सौरभ तो समझदार था। अगर पति समझदार ना होता तो उस लड़की के करेक्टर पर भी बात आती और वो पहले ही बीमारी से जूझ रही होती। ऊपर से उनके करेक्टर पर बात आ जाती, फिर वह दिमागी तौर से भी बीमार हो जाती। बिन कुछ किए हुए गुनहगार बन जाती हैं। तो ऐसी समस्याओं को नज़रअंदाज ना किया जाए और फौरन डॉक्टर से इस समस्या के बारे में बात की जाए तो ऐसी कई अनहोनी से इंसान बच जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सौरभ के साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। कहाँ तो उसका लाइफ पार्टनर, क्राइम पार्टनर बनने वाला था। अब हर बात उसके साथ शेयर करना, उसे एहसास दिलाना, उसके साथ ही उसके मेडिसिन का ख्याल रखना, उसका प्रॉपर डाइट का भी ख्याल रखना। लेकिन उस बीच एक बार भी उसके करीब नहीं आया था और ना ही उसको इस चीज़ की कोई चाहत हुई थी। 2-3 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। वह इस हद तक ठीक हो चुकी थी, अब उसको सौरभ की चाहत होने लगी थी। अपनी मर्जी से सब कुछ पहन लेती थी। किसी भी तरह की कमजोरी उसके पास नहीं थी। वह फूलों की तरह दिन ब दिन खिलने लगी थी और उसकी सारी समस्या से छुटकारा दिलाने में सबसे बड़ा उसका पति का हाथ था, जो उसके सर का ताज था और उसके सर पर खड़ा था। उसे हमेशा एहसास दिलाता रहता। उसके साथ अब उसे पहली फुर्सत में उसे अपने करीब करके अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था, जिसका वह हकदार थी। उसने ये बात भी बता दी थी कि उसके दादी ने उसके दिमाग में कौन सी बात डाली थी। अगर कोई लड़की खुद से किसी मर्द के पास जाती है तो उसकी कोई कदर नहीं होती। ये बात जानकर सौरभ बिल्कुल हैरान हुआ था। एक औरत ही औरत की कितनी बड़ी दुश्मन बन जाती है, चाहे उसके खुद ही चाहने वाले हों। इज्जत के नाम पर इस तरह की बातें दिमाग में डाल दी जाती है। सौरभ भी अब उसे बेहद चाहने लगा था। अब सारी बातें क्लियर हो गई थी और आज पहली बार सौरभ की लाई हुई नाइटी पहनकर उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि रोज रोज जनक देवी की बातें अब उसे चुभने लगी थी। उनको अब बच्चा चाहिए था और बच्चा जब होता जब वो सौरभ के करीब जाती। आज उसने ठान लिया था कि आज जो कुछ हो जाए वे अपने पति को वह अपना सब कुछ सौंप देगी, क्योंकि अब खुद से ज़्यादा सौरभ पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि वह उसकी इतनी देख रेख कर रहा था। और जैसे ही उसने उसे उस नाइटी में देखा तो अपना होश खो बैठा था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसका दूधिया गोरा रंग कमाल का ही लग रहा था। वह शोभा को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया था।
शोभा उसके इतने करीब आ रही थी कि उसकी धड़कनें खुद ही बेकाबू हो रही थी। शोभा भी कांप रही थी, लेकिन अब उसके अंदर बहुत विश्वास था। उसके सामने आते ही सौरभ ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर बिठा चुका था। वह सौरभ से कहने लगी, सौरभ, अब हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सौरभ ने एक आंख दबाकर कहा, क्या तुम तैयार हो? वह मुस्कुराकर उसके कॉलर को पकड़ गई। हाँ सौरभ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर मुझे विश्वास दिलाइए, मुझे टच कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ? शोभा ने तुरंत उसके होठों पर किस किया तो सौरभ बेकाबू हुआ था। उसके कमर में हाथ डालकर उसके नाइटी की डोरियों को खोल चुका था। वो बिना कपड़ों के सौरभ के सामने थी। सौरभ अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। सौरभ उसके होठों पर झुकता, उस पर बरस पड़ा था। आज उनकी सुहागरात थी, लेकिन सौरभ कितना तड़पा था। आज शोभा बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी। उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। कुछ ही देर में पूरी आहें और सिसकियां गूंजने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। उनको सांस लेने तक की फुर्सत ना थी। बार बार गला सूखता तो सौरभ और शोभा पानियों का घूंट भरते, फिर अपने काम में मगन हो जाते। पूरी रात उन्होंने इसी तरह बिता दी। शोभा अपने चीखों का गला दबाकर उसका भरपूर साथ दे रही थी। वह अपने मीठे दर्द को भी भूल चुकी थी। आज वह सौरभ को किसी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, और ऐसा ही हुआ था। सौरभ ने उसे जी भरकर मोहब्बत दी थी। सुबह वह सौरभ से माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आपकी किसी भी प्यार का जवाब सिर्फ प्यार से ही मिलेगा, बल्कि आपके बढ़ाए गए एक कदम के बदले 100 कदम बढ़ाकर आपके पास सिमट जाऊंगी। उस खूबसूरत मोहब्बत पर वह दिल जान से फिदा हो गया था। सामने खड़ी लड़की उस पर अधिकार रखती थी। पूरे अधिकार से अपनी बाहों का हार गले में डाल लिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उसके बाद उसे किसी भी चीज़ की चाहत न हुई। वह उसे यूं प्यार करता जैसे दो दो लहरें आपस में टकरा रही हों, एक दूसरे में गुम हो जाते। उसके 4 महीने के बाद शोभा ने सच में ही खुशखबरी सुना दी थी। शोभा प्रेग्नेंट हो गई थी। जानकी देवी और जनक साहब तो खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। घर में उन्होंने फंक्शन रखी थी। बड़े ही प्यार से अपनी बहू का उन्होंने गोद भराई करवाया था। वह शोभा का बहुत ख्याल रख रही थी, खाने से लेकर पानी से लेकर, और उसके सोने तक का उन्हें बहुत ख्याल था। जानकी देवी की शोभा सबसे छोटी बहू थी, लेकिन उसने उनको दादी बनाने का सुख दिया था। बाकी लड़के तो बाहर विदेश में थे, उन्होंने अभी तक कोई बच्चा नहीं किया था। आज उन्होंने अपने दोनों बड़े बेटों को बुलाया था। जानकी देवी और जनक साहब फूले नहीं समा रहे थे। 9 महीने के बाद शोभा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। उनके घर में खुशियों की चहल पहल शुरू हो गई थी। उसकी दादी भी बहुत खुश थी। शोभा की दादी भी अब उसी के साथ रहने लगी थी। जनक देवी और उसकी दादी दोनों मिलकर उस बच्चे को पाल रहे थे। सौरभ और शोभा की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और अगले पल उठने वाली हर लहर एक मोहब्बत के समंदर में बदल जाए। इतनी छोटी सी बीमारियों को भी लोग कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल आम सी समस्या है, जो अंदर ही अंदर दिमाग को कमजोर कर देता है, और हम शर्मिंदगी की वजह से किसी के सामने बोल भी नहीं पाते। अगर अपनी माँ के सामने ये बात बोल भी दे तो वह उसे उसी वक्त उल्टा डांट देती है, ये सब शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसी समस्याओं के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं। ये समस्या किसी भी उम्र के औरतों को हो सकते हैं, और अपने आसपास मौजूद अपने प्यारों का ख्याल जरूर रखना। आप उन्हें अपने हाथों से किसी ऐसी परेशानी में ना धकेल दें जिससे वह दिमागी तौर पर मरीज बन जाए। तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। आप हाथ मलते रह जाएंगे। और रही बात पति पत्नी की, अगर वे तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी हर समस्याओं में दिलचस्पी लेता है, तो जरूर वह तुम्हारी बीमारी को सीरियसली लेकर डॉक्टर के पास जाएगा। नहीं तो ऐसे मर्द भी होते हैं, उन्हें औरतें से कोई मतलब नहीं होता। वे अपने काम से काम रखते हैं, उन्हें ऐसे समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता। ऊपर से वह तुम्हें ही गलत ठहराएंगे, तुम्हें दिमागी तौर से मरीज बना देते हैं। ऊपर से लोग उस लड़की को या उस औरत को बदचलन साबित कर देते हैं, और उसे कहते हैं तुम्हें ही अपने रिश्ते को चलाने नहीं आया। अच्छा पति मिल जाता है, और ये सब तो भगवान ने जोड़ी बनाई है, और इस रिश्ते को बड़े दिल से स्वीकार किया जाता है। हमेशा एक औरत औरत की ही दुश्मन रही है, अनजाने में ही सही, लेकिन ऐसी सोच रखने वाली औरतें अपनी बेटी या अपने प्यारों को ही दिमागी मरीज बना देते हैं। अगर उसका पति अच्छा है, सब कुछ संभाल जाता है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी नर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।